दोस्तों, आज की ये मूवी बहुत ही शानदार सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर से भरी हुई है, जिस वजह से इसको क्रिटिक्स ने काफी प्रेज भी किया है। मूवी में कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, उससे हमें लगता है कि इसका क्लाइमेक्स तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब सच में हम क्लाइमेक्स तक जाते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो इसी सस्पेंस के साथ चलिए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा नीरल जॉर्ज और विवेकानंद को, जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट किया। दोस्तों, मेरे चैनल की अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से है और फालतू के स्पॉन्सर्स में लेता नहीं, इसलिए ये मेंबरशिप सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है 2004 में अरिका नाम की औरत से, जो अपने पति संजय का पिछली रात से इंतजार कर रही थी। दरअसल संजय कल रात से ऑफिस से घर वापस नहीं आया था, जिसके बाद अरिका ने एक एक करके उसके फ्रेंड्स और कलीग्स को कॉल किया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब परेशान होकर अरिका संजय की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा जाता है। असल में एक कपल ऑलरेडी एक कंप्लेंट लिखवा रहा होता है, जिनकी एक कीमती घड़ी चोरी हो गई थी। उनका कहना था कि ये चोरी उनकी नौकरानी ने ही की होगी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी घर में नहीं आया। इसी बीच पुलिस ऑफिसर अरविंद उस कपल के बच्चे को देखता है, जो काफी डरा हुआ लग रहा था। वो उसे अपने पास बुलाता है और घड़ी के बारे में प्यार से पूछता है। वो बच्चा बताता है कि वो घड़ी उसी से टूट गई थी, इसलिए उसने उसको छुपा दिया ताकि पापा उसको डांट ना लगाएं। पुलिस स्टेशन में ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद अरविंद उस कपल को कहता है कि आप अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते। अगर आप इसकी सही से देखभाल करते तो ये आपसे कुछ भी छिपाता नहीं। इसमें इसकी नहीं, आपकी गलती है। ये सुनकर वो कपल काफी शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अरविंद अपने जूनियर से कहता है कि हमेशा कंप्लेंट लिखने से पहले लोगों को भी ठीक से देखा करो। कई बार केस के सारे जवाब हमें लोगों के चेहरे पर ही मिल जाते हैं। खैर, इसके बाद अरिका अरविंद से मिलती है और उसे संजय के मिसिंग होने की बात बताती है। अरविंद उससे संजय की एक फोटो लेता है और उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अरिका अपनी बेटी निधि का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि निधि भी अपनी माँ का बर्थडे सेम डे सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे आज तक नहीं बताया था कि उसका बर्थडे कब होता है। निधि अपनी माँ को एक मेकअप किट गिफ्ट करती है, जिसे देखकर अरिका काफी इमोशनल हो जाती है। उसे अपसेट देखकर निधि भी अपसेट हो जाती है और पूछती है कि माँ, आप कभी भी मुझे अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताती, और आज जब मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ तो आप इतनी अपसेट हो गई। आखिर क्या बात है, आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? यहाँ अरिका उससे कहती है कि बस मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे मुझे कुछ बैड मेमोरीज याद आती हैं। निधि पूछती है कि आखिर क्या है वो बैड मेमोरीज। इस पर अरिका उससे कहती है कि ये सब इग्नोर करो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। लेकिन निधि ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने दादाजी को कॉल लगाकर अरिका के पास्ट के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि माँ ऐसी क्यों है दादाजी, और मुझे पापा के मिसिंग केस की फाइल चाहिए। मुझे उसको देखना है कि कहीं माँ किसी वजह से डिप्रेशन में तो नहीं है। पहले तो उसके दादाजी मना करते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारी माँ शुरू से ऐसी है, इसलिए उस पर ध्यान मत दो, और रही बात तुम्हारे पापा के मिसिंग फाइल की, तो उसको तुम ना देखो तो ही अच्छा होगा। ये सुनकर निधि और क्यूरियस हो जाती है और उस फाइल को अपने पास मंगवाने को कहती है। उसके दादाजी उसे कुछ दिन में वो फाइल भिजवा देते हैं, जिसे अब निधि पढ़ना शुरू करती है। शुरुआत होती है चैप्टर 1 से, जिसका नाम है मिसिंग पीसेस। अब यहाँ से हम कहानी में फिर से पीछे सन 2004 में चले जाते हैं, जहाँ अरिका ने अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी। केस के सिलसिले में अरविंद अब अरिका से पूछताछ करने के बाद उसके सास ससुर से भी पूछताछ करता है। वो बताते हैं कि असल में अरिका और संजय की शादी मजबूरी में हुई थी। अरिका ने अपने जाल में संजय को फंसा लिया और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए दोनों की शादी करनी पड़ी। शादी के बाद वो रोज बीमार होने का नाटक करती थी और संजय को घर का काम भी करना पड़ता था, जिस वजह से संजय इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अरविंद इस सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन रहा होता है और फिर इन बातों की कंफर्मेशन के लिए वो उस घर की बाई से मिलता है, जो अरविंद को बताती है कि संजय और अरिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों दूसरों के सामने तो अच्छे रहते थे, लेकिन घर में दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात तक नहीं करते थे। वो कहती है कि अरिका स्वभाव में ऐसी थी कि उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, चाहे वो साफ सफाई हो या कपड़ों का धुलना। एक छोटी सी चीज भी उसको इधर उधर रखी बर्दाश्त नहीं होती थी, जिस वजह से मेरा कई बार उनसे छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया था। अब ये सारी बातें सुनकर अरविंद अरिका को फिर से पूछताछ के लिए बुलाता है और पूछता है कि क्या संजय का किसी और से कोई अफेयर था।
और तुम लोगों की शादी कब हुई? इस पर अरिका बताती है कि संजय का कोई अफेयर नहीं था और हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, इसलिए एक दूसरे को चाहने लगे और फिर शादी कर ली। शादी के बाद वो भी मुझे बहुत प्यार करता था और जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन मेरा बर्थडे था और उसने मुझे एक मेकअप किट भी गिफ्ट किया था। लेकिन बातों ही बातों में अचानक हमारी एक छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई और वो नाराज होकर चला गया। दोस्तों, यहाँ हमें ये समझ में आता है कि आखिर क्यों निधि के बर्थडे वाले दिन उस मेकअप किट को देखकर अरिका इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ऐसी ही किट उसे संजय ने भी गिफ्ट की थी। खैर, अब अरविंद पूछता है कि क्या संजय की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, तो अरिका बताती है कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसकी अपने एमडी से नोकझोंक हो जाती थी, जिस वजह से वो ऑफिस भी छोड़ना चाहता था। अब इसी सुराग के चलते अरविंद संजय के ऑफिस जाकर उसके एमडी से मिलता है। पहले वो एमडी अरविंद को काफी वेट कराता है, लेकिन बाद में देर होते देख अरविंद खुद उसके कैबिन में चला जाता है, जहां वो देखता है कि एमडी के चेहरे पर कुछ निशान है। वो पूछता है कि आपको ये चोट कैसे लगी, जिस पर एमडी कहता है कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, इसलिए कभी दौरे पड़ने के दौरान मैं गिर जाता हूँ और ये चोट मुझे इसी वजह से लगी है। फिर अरविंद पूछता है कि जिस रात संजय मिस हुआ उस रात आप कहाँ थे? इस पर एमडी कहता है कि मैं उस रात आसपास नहीं था, बल्कि किसी काम से बाहर गया था। अरविंद कहता है कि ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, लेकिन अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2, जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। इस सीन की शुरुआत होती है अरिका से, जिसे अपने पति संजय की बॉडी अपने ही घर के बैकयार्ड में मिलती है और वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। फॉरेंसिक टीम बताती है कि संजय के गले को काटकर उसे मारा गया है। अब अरविंद अरिका से कहता है कि मुझे इस केस में सबसे बड़ी सस्पेक्ट आप लग रही हो। आखिर आपको कैसे पता चला कि संजय की बॉडी यहाँ पर है? तो इस बात पर सफाई देते हुए अरिका कहती है कि मैं 3 दिन से घर में खाली बैठी थी और ऊपर से संजय की याद मुझे डिप्रेशन में भेज रही थी, इसलिए मैंने घर में छोटी मोटी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। इस बीच मुझे पीछे सफाई करने पर कुछ स्मेल आने लगी और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो एक बक्से में मुझे संजय की लाश मिली। अब अरविंद कहता है कि उस रात तो संजय घर के बाहर गया था, आप तो घर पर ही थी, तो फिर ये बॉडी वहाँ किसने रखी? तो अरिका कहती है कि नहीं सर, मैं संजय के पीछे पीछे कार लेकर थोड़ी दूर तक गई थी। ये सुनकर अब अरविंद का माथा ठनक जाता है, क्योंकि ये बात अरिका ने उसे पहले नहीं बताई थी। अरिका कहती है कि मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी मेरी टक्कर एक कार ड्राइवर से हो गई, जिसके बाद मैं हॉस्पिटल गई और फिर घर वापस आ गई। अरविंद कहता है कि अगर आप घर से बाहर गई थी तो घर लॉक होना चाहिए था, लेकिन आपका घर तो उस रात अनलॉक ही था, ये फॉरेंसिक टीम ने बताया। अरिका कहती है कि जल्दी जल्दी में मैं घर को लॉक करना भूल गई होंगी, इस बारे में मुझे ठीक से याद नहीं। अरविंद कहता है तो फिर आपको क्या वो कैब याद है जिससे आपकी टक्कर हुई? मुझे उसका नंबर बताइए। अरिका कहती है कि नंबर तो याद नहीं, लेकिन जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ वो जगह किसी बस स्टॉप जैसी थी। अब जाते जाते अरिका अरविंद से संजय का सारा सामान मांगती है जो वो अपने साथ ले जा सके, जिस पर अरविंद उसे वो सामान दिलवा देता है, लेकिन अरिका बताती है कि इसमें संजय का चश्मा गायब है जिसे वो लगाया करता था। ये सुनकर अरविंद के दिमाग की घंटी जल जाती है और वो इस चश्मे की छानबीन करवाने लगता है। जांच में उसे वो चश्मा असल में उस एमडी की कार से मिलता है और साथ में संजय के फिंगरप्रिंट्स भी, इसलिए वो उस एमडी को अपने पास बुला लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। इतनी देर में वहाँ एमडी की वाइफ भी आ जाती है, जो अपने पति को परेशान होते देख वहाँ उसकी केयर करने का कुछ ज्यादा ही दिखावा करने लगती है। अरविंद उसको शांति से बैठने को कहता है और एमडी से पूछता है कि सच सच बता दो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब एमडी को समझ आ गया था कि उसे अपनी बात सच सच बतानी होगी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि सर, उस रात मैं अपने असिस्टेंट के साथ अपनी कार में था और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मिलने के लिए हम दोनों कार में आए थे, लेकिन वहाँ कुछ लोगों से हमारा झगड़ा हो गया, जिस बीच संजय ने आकर बीच बचाव किया और फिर वो मुझे मेरी ही कार से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल से जाते वक्त उसने बताया था कि आज उसका अरिका के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो घर से बाहर आया है। जाते वक्त वो अपने चश्मे को मेरी कार में ही भूल गया था। ये सुनकर एमडी की वाइफ को अपने हस्बैंड के गे होने पर शर्म आने लगती है और वहीं अरविंद कहता है कि ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको वापस बुलाऊं। अब दूसरे दिन ये केस एक नया मोड़ लेता है, जब मैथ्यू नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन में आकर अपनी गर्लफ्रेंड के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाता है। यहाँ वो अरविंद को अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है, जिसे देखकर अरविंद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि अरिका का था। लेकिन मैथ्यू बताता है कि ये अरिका नहीं, अकीरा है
जो अरिका की ही जुड़वा बहन है। मैथ्यू कहता है कि सर, मैं और अकीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब ये बात अकीरा ने अपनी बहन को बताई तो उसने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, और मुझे लगता है कि अकीरा के गायब होने के पीछे अरिका का हाथ है। अरविंद के लिए ये केस आसान होने की जगह और मुश्किल हो जाता है, और इसी के साथ ये चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है चैप्टर 3 की, जिसका नाम है ट्रूथ एंड डेयर। इस सीन में हम देखते हैं कि अरविंद पहले मैथ्यू से पूछता है कि उसकी मुलाकात अकीरा से कब और कैसे हुई थी, जिस पर वो बताता है कि अकीरा से वो एक बार में गिटार प्ले करते हुए मिला था, जिसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती चली गईं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद अरविंद अरिका को बुलाकर उससे उसकी जुड़वा बहन अकीरा के बारे में पूछता है, लेकिन अरिका कहती है कि सर, मेरी कोई जुड़वा बहन है ही नहीं, ये मैथ्यू आपको पागल बना रहा है, बल्कि ये मुझे कुछ दिन पहले मार्केट में भी मिला था और मुझे अकीरा अकीरा कह रहा था, जबकि मैंने उसे बोला था कि मेरा नाम अरिका है और मैं तुम्हें नहीं जानती। अरविंद का ये सुनकर सर चकराने लगता है। वो फिर से मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाता है। मैथ्यू उसे बताता है कि सर, अकीरा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अरिका अपनी बहन अकीरा को घर में कैद करके रखा करती थी और मुझसे मिलने से मना करती थी। एक बार तो अकीरा घर से भाग गई थी, लेकिन अरिका ने फिर से उसे अपने पास बुला लिया और तब से वो मुझसे नहीं मिली। आगे वो बताता है कि अकीरा हमेशा कहती थी कि एक ही पहचान के साथ जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम दोनों जब भी होटल में जाते थे तो वो वहाँ हर बार नए नए नामों से रहती थी। अरविंद सभी होटलों में ये रिकॉर्ड चेक करवाता है तो उसे पता चलता है कि मैथ्यू सही कह रहा है। वो मैथ्यू से पूछता है कि आखिर तुम उस रात कहाँ थे जब संजय का मर्डर हुआ, तो वो कहता है कि मैं उस रात शराब पीकर अपने रूम पर ही था। इसलिए अब अरविंद वापस अरिका को बुलाता है और कहता है कि मैंने इस केस को बहुत ध्यान से परखा है और अब मेरी गट फीलिंग कह रही है कि असल में असली मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम ही अकीरा हो और तुम ही अरिका हो। असल में संजय से तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए तुमने अपना नाम अकीरा रखकर मैथ्यू से दोस्ती की, और जब उसने शादी की बात कही तो तुमने उससे पीछा छुड़ा लिया। हो सकता है फिर इसी बारे में संजय को भी पता चल गया हो, इसलिए तुमने फिर संजय को भी जान से मार दिया हो। ये सुनकर अरिका बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है कि सर, ये एकदम झूठ है, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये अकीरा वाली कहानी पूरी तरह से गलत है। मैं किसी को नहीं जानती, न मेरी कोई बहन है। अरविंद कहता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि संजय का खून रात 10 बजे से करीब 1 बजे के बीच हुआ और साथ में घर की चाबी उसकी पॉकेट में ही थी। इसका मतलब वो रात को घर वापस आया था और उसने ही घर का दरवाजा खोला था। क्या आपको उस वक्त पता नहीं चला कि संजय घर आया है? अरिका कहती है कि सर, मुझे उनके आने के बारे में पता नहीं चला और मैं 4 महीने प्रेग्नेंट भी हूँ। अगर मैं दोषी होती तो संजय मुझे प्यार नहीं करता और ये बच्चा इस दुनिया में कैसे आता। ये सुनकर अब अरविंद चुप हो जाता है और एक बार फिर से केस की कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच एक कांस्टेबल आकर उसे बताता है कि सर, अरिका ने जो एक्सीडेंट वाली बात बताई थी वो सच है और उसका एक्सीडेंट जिस कार ड्राइवर से हुआ था उसने भी अरिका को पहचान लिया है। इसका मतलब वो सच बोल रही है। तभी वहाँ मैथ्यू भी आ जाता है जो अरविंद से कहता है कि सर, मैं साबित कर सकता हूँ कि अरिका और अकीरा अलग अलग हैं। इसके बाद वो वहाँ वही गिटार लाता है जिसे अकीरा बजाया करती थी। अब अरविंद उसे वो बजाने के लिए कहता है, जिस पर अरिका कहती है कि मुझे ये बजाना नहीं आता। लेकिन जब वो उसे बजाती है तो ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि वो उसे काफी अच्छी तरह से बजा पा रही है। ये देखकर मैथ्यू भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अरिका अकीरा की तरह गिटार कैसे बजा पा रही है। लेकिन अरविंद का शक दूर हो जाता है। उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। वो अरिका से कहता है कि ये गिटार तुम्हारे घर पर था और साथ में इसके साथ जो गिटार की एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स भी मिली थी वो एक प्रोफेशनल ही अपने पास रखता है। ऊपर से मैंने तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी चेक कर लिया है। सभी का कहना है कि तुम अपने माँ बाप की अकेली औलाद हो, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर तुम ही अकीरा हो ना। ये सुनकर अरिका अब सभी के सामने कन्फेस कर लेती है कि वही अरिका है और वही अकीरा है, लेकिन उसने संजय का खून नहीं किया है। और इसी के साथ अरविंद मैथ्यू से कहता है कि अब तुम जा सकते हो, क्योंकि जिसे तुम अकीरा समझ रहे थे वो अरिका है, यानी वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। इसलिए आज के बाद अब इसके और इस पुलिस स्टेशन के आसपास मत भटकना। और तभी यहाँ होता है चैप्टर 3 का दी एंड और शुरू होता है चैप्टर 4 जिसका नाम है हाइड एंड सीक। अब यहाँ तक अरविंद को पता चल चुका था कि अरिका ही अकीरा थी और उसने खुद भी ये बात कन्फेस कर ली है, यानी अब उसे सिर्फ इस केस की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है। और इसके लिए वो फिर से एमडी से मिलता है
जो उसे बताता है कि हाल ही में संजय ने कंपनी से क्लाइंट को देने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे, जो आज तक क्लाइंट को नहीं पहुंचे। इस बारे में अरिका कहती है कि संजय उन पैसों को घर लाया तो था, लेकिन उसके हॉस्पिटल से लौटने के बाद वो पैसे घर पर नहीं थे। इस बीच अरविंद को एक और बात पता चलती है। दरअसल हर हफ्ते एक मैगजीन को डिलीवर करने के लिए एक लड़का अरिका के घर शाम को आया करता था, और जिस दिन संजय का मर्डर हुआ उस दिन भी वो डिलीवरी वाला दिन ही था। इसलिए अरविंद उस डिलीवरी बॉय से पूछताछ करता है, तो वो उसे बताता है कि सर, मैं उस शाम को भी मैगजीन डिलीवर करने गया था और वहाँ पर अरिका मैडम मौजूद थी। ये सुनकर अरविंद का गुस्सा बढ़ जाता है और वो इस बारे में अरिका से बात करता है। वो कहती है कि आपने कहा था कि आप संजय के पीछे पीछे गई थी, और वो डिलीवरी बॉय बता रहा है कि आप शाम को घर में थी। असल में सच क्या है? तो अरिका कहती है कि सर, मैंने आपको बताया तो था मैं घर पर नहीं थी। वो लड़का झूठ बोल रहा है। अब अरविंद के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अरिका के झूठ को पकड़ने के लिए कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की गुजारिश करता है। कोर्ट इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद अरिका का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट के दौरान किसी भी सवाल पर अरिका की रीडिंग खराब नहीं होती, यानी ये साबित नहीं हो पा रहा होता कि अरिका किसी भी बात के जवाब में झूठ बोल रही है। फाइनली अब उस टेस्टिंग के नतीजे सामने आते हैं, जिसमें वो डॉक्टर अरविंद को बताता है कि सिर्फ एक सवाल ऐसा था जिसमें अरिका का बीपी थोड़ा गड़बड़ हुआ था, और वो सवाल था कि तुम अरिका हो। ये देखकर अब अरविंद फिर से अरिका का टेस्ट करवाता है, और इस बार वो उससे पूछता है कि क्या तुम अकीरा हो। ये सुनकर उसकी रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब वो अरिका नहीं, अकीरा है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ निधि अपने दादाजी को कॉल करके कहती है कि दादाजी, मुझे लगता है कि इस केस में अभी भी बहुत कुछ है जो अनसॉल्व्ड है। वो पूछती है कि आखिर उस मैथ्यू नाम के आदमी का क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं कि मैथ्यू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मरने से पहले वो पागल हो चुका था और बार बार कहता था कि निधि असल में अकीरा की बेटी है, और अरिका ने संजय के साथ साथ अकीरा को भी मार दिया था। इस बीच निधि अपनी माँ के पास जाकर कहती है कि आपका नाम अरिका नहीं है ना, आप अकीरा हो ना। ये सुनकर उसकी माँ एकदम से शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि निधि ने सारी कड़ियों को जोड़ लिया है, जिसके बाद वो वहाँ तक पहुँची है। इसलिए अब उसकी माँ ये कन्फेस करती है कि असल में अरिका और अकीरा एक नहीं बल्कि दो थी, और हमें पता चलता है कि यही बात अरिका ने अरविंद को बताई थी। और यही होता है चैप्टर 4 का दी एंड, जिसके बाद शुरू होता है इस कहानी का आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है द कन्फेशन। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त जो चीज निधि को उसकी माँ बता रही है, ठीक वही बात उसने केस के दौरान अरविंद को बताई थी। अरिका बताती है कि असल में उसके पिता को लड़का चाहिए था, लेकिन भगवान ने उल्टा 2 बेटियां दे दी, जिस वजह से एक लड़की तो पेरेंट्स के साथ रही जिसका नाम अरिका था, और दूसरी लड़की उस नर्स को दे दी गई जिसने उसका नाम अकीरा रखा। बड़े होने के साथ साथ अकीरा को उस नर्स ने गिटार बजाना और पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन वो उसको कहीं और नहीं जाने देती थी, जिस वजह से अकीरा परेशान रहती थी। वहीं अरिका को भी अपने पेरेंट्स का साथ तो मिल रहा था, लेकिन प्यार नहीं। फिर एक दिन अकीरा ने किसी प्रोग्राम में अरिका को देख लिया और वो उसके पते को लेकर अरिका के पास आ गई। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया और दोनों ही अपने घर वालों से दुखी थी, इसलिए दोनों ने एक साथ रहने का डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों एक ही बनकर रहेंगी, यानी एक दिन अरिका बाहर जाएगी और दूसरे दिन अकीरा। साथ में वो एक डायरी भी लिखती रहेंगी, ताकि डेली एक्टिविटी को पढ़कर वो एक दूसरे के बारे में जान सकें और अपनी एक्टिविटीज को मैच कर सकें, ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अरिका की शादी संजय से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब डिप्रेशन में जब संजय कभी कभी बाहर जाता था, तो वहीं फिर एक दिन संजय की मुलाकात अकीरा से हुई। शुरू में उसे लगा कि ये अरिका है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि ये अरिका नहीं कोई और है, और इस तरह फिर अकीरा और संजय का अफेयर चलने लगा, जिस बीच अकीरा प्रेग्नेंट हो गई। अब हुआ ये कि उस रात अरिका घर पर थी, जो कि अकीरा की तरह तैयार हुई, और उसे दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसलिए गुस्से में अरिका ने अपने पति संजय को खत्म कर दिया। और फिर अकीरा को जब ये बात पता चली, तो उसने अपनी बहन अरिका को बचाने के लिए संजय की बॉडी को ठिकाने लगा दिया। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ एक ट्विस्ट है। आगे अरविंद केस क्लोज करने से पहले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ वो उस नर्स को ढूंढता है जिसने अकीरा को पाला था,
और सभी का कहना था कि वो नर्स हमेशा अकेले ही रहती थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। ये सुनकर अब अरविंद को लगता है कि अरिका के साथ कोई ना कोई मेंटल सिचुएशन है, इसलिए वो फिर इसके रिगार्डिंग एक साइकेट्रिस्ट से मिलता है, जहां उसे जो पता चलता है उससे ये पूरी मूवी की असली कहानी हम सभी के सामने आती है। असल में वो साइकेट्रिस्ट अरविंद को बताती है कि अरिका और अकीरा असल में दो नहीं बल्कि एक हैं। असल में इसे ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जहां एक आदमी अपने ही दूसरे रूप को इजाद कर लेता है और वो ऐसा किसी डर से बचने के लिए करता है। अरिका के पेरेंट्स काफी अब्यूसिव थे, इसलिए खुद को उनसे बचाने के लिए उसने अपनी ही पर्सनैलिटी अकीरा को अपने दिमाग में इजाद किया और खुद हमेशा अरिका और अकीरा दोनों का रोल निभाने लगी। डॉक्टर कहती है कि अरिका इस कदर दूसरी पर्सनैलिटी में चली जाती थी कि डायरी में दोनों बार लिखने पर हैंड राइटिंग अलग अलग ही होती थी। यही वजह है कि अरिका ने अपनी जुड़वा बहन, जो कि काल्पनिक थी, उसका नाम अकीरा रखा, क्योंकि वो उससे मिलता जुलता नाम था। खैर, अब अरविंद सब कुछ समझ गया था और फाइनली उसने पता कर लिया था कि उस रात असल में क्या हुआ। उस रात असल में अरिका ही अकीरा की तरह तैयार हुई और जब संजय ने उसे देखा तो उसे लगा कि उसकी बीवी घर पर नहीं है बल्कि अकीरा उसके घर पर है। उसने बोला कि अब मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता अकीरा, चलो हम आज ही भाग चलते हैं या फिर मैं अरिका को डिवोर्स दे देता हूँ। अब ये असल में अरिका ही होती है, इसलिए वो ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है कि उसका पति उसकी ही बहन के साथ अफेयर में है और इस तरह गुस्से में वो संजय को मार देती है। लेकिन तभी अरिका के अंदर अकीरा की पर्सनैलिटी आ जाती है, जो संजय को मारकर ठिकाने लगा देती है और साथ में आधे रास्ते बाहर जाकर खुद का एक्सीडेंट करके वापस घर आ जाती है ताकि एक स्टोरी बना सके। सुबह होते ही जब वो उठती है तो वो अरिका होती है, जिसे रात में मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो पहले साफ सफाई करती है और फिर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जाती है। लेकिन इस बीच एक चीज अरविंद की समझ में नहीं आती कि आखिर दोनों पर्सनालिटी के आने जाने के लिए किस चीज का यूज होता था। इस पर उसे अरिका की वो बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि जब वो दोनों छुपकर रहती थी तो दरवाजे, टेबल या किसी भी चीज को नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करती थी। इसके बाद जब अरविंद ने ये नॉक वाला पैटर्न नोटिस किया तो उसे पता चल गया कि नॉक होने के बाद ही ये अरिका अकीरा बनती थी और अकीरा वापस अरिका बनती थी। इस तरह अरविंद समझ जाता है कि ये असल में मर्डर का केस तो है, लेकिन इसमें अरिका की मेंटल हेल्थ ज्यादा बड़ी वजह है, इसलिए वो अरिका को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की दरख्वास्त लगाकर उस केस को बंद कर देता है। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अरिका हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस तो आ गई है, पर निधि को वही अपनी जुड़वा बहन वाली कहानी सुना रही है। यहाँ हमें समझ आता है कि असल में अरिका अभी भी ठीक नहीं हुई है। वो ये मानती है कि वो असल में अकीरा है, जो दुनिया के सामने अरिका बन के रह रही है। यही बात वो निधि को बताती है, जो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ आप ही हो। अब दोस्तों, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। दूसरे दिन निधि के स्कूल जाने के बाद जब वो डायरी लिखने लगती है तो अचानक एक नॉक की आवाज से वो उठकर एक खुफिया दरवाजे के अंदर चली जाती है, जिसके बाद बाहर आती है अकीरा। तो इसका मतलब क्या है? क्या सच में अरिका और अकीरा अलग अलग हैं? और क्या दोनों ये सब जानबूझकर कर रही हैं? या फिर ये अरिका ही थी जो अब अकीरा बनकर बाहर निकली है? अब यहाँ आता है मूवी का एंडिंग सीन, जिसमें हम अरिका और निधि को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में उसके दादाजी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। और यहीं हम अरविंद को देख पाते हैं, जिसके सामने एक नया केस आया है। उस केस में 8 लोग एक ही टाइम पर अलग अलग जगह मर चुके हैं और मरते वक्त सभी लोग बिना कपड़ों के होते हैं। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि आखिरी आदमी जो उसमें मरा वो असल में वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो इस केस की जांच कर रहा था। और इसी के साथ होता है इस शानदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आपके पास इस केस को लेकर क्या थ्योरी है? क्या अरिका और अकीरा एक हैं या अलग अलग? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।